हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। आज की इस क्लास में हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट। तो इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि व्हेन कैन अ पर्सन गिव एविडेंस ऑफ कैरेक्टर इन अ सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग, उसके क्या रूल्स है। ये दिया हुआ है सेक्शन 52 से लेके सेक्शन 55 में इंडियन एविडेंस एक्ट की। तो आइए देखते हैं हम लोग आज की इस वीडियो में कौन कौन सी हेडिंग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मीनिंग ऑफ द टर्म कैरेक्टर की कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। फिर हम लोग समझेंगे कि रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर इन सिविल केसेस, इसके क्या सेक्शन है, क्या जनरल रूल है और फिर उसमें क्या एक्सेप्शन है। इसमें 2 एक्सेप्शन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर इन क्रिमिनल केसेस। तो क्रिमिनल केसेस में व्हेन कैन अ पर्सन गिव एविडेंस ऑफ कैरेक्टर एंड व्हेन ही कैन नॉट, तो इसको भी एक्सेप्शंस के साथ पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ द टर्म कैरेक्टर से। तो सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ द टर्म कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जो शब्द यहाँ यूज हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट में, इस कैरेक्टर से हम लोग क्या समझ सकते हैं, इसका क्या मतलब है। तो कैरेक्टर मीन्स एग्रीगेट और सम टोटल ऑफ वेरियस ट्रेट्स और क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स अ पर्सन हैज। तो किसी व्यक्ति के अंदर क्या ट्रेट्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या क्वालिटीज हैं, उनका जो एग्रीगेट मतलब सारी विशेषताएं मिलाकर उनका जो सम होता है वो कैरेक्टर सम से समझ सकते हैं हम लोग, उसका मतलब कैरेक्टर होगा। तो ट्रेट्स और क्वालिटीज वर्च्यूज अ पर्सन हैज इज कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन। कैरेक्टर को हम लोग सेट ऑफ वर्च्यूज से समझ सकते हैं और ये कैरेक्टर 2 तरह का हो सकता है, या फिर गुड हो सकता है या बैड हो सकता है। तो कह सकते हैं कि कोई बहुत अच्छा काइंड हार्टेड है तो हम लोग कह सकते हैं कि ही और शी इज अ गुड कैरेक्टर्ड पर्सन। और अगर बैड कैरेक्टर है, वो बहुत चीप है अगर कोई इंसान, और अगर उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो वो बैड कैरेक्टर, उसके भी कई वर्च्यूज उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। लास्टली इट इज ऑलवेज एग्जामिन्ड और सीन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। कैरेक्टर को जब भी हम लोग समझ रहे हैं तो किसी चीज से जोड़कर, किसी पर्टिकुलर थिंग से जोड़कर ही समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन बहुत लालची है, बहुत ग्रीडी है, तो हम लोग कहेंगे कि वो पैसे का बहुत लालची है या किसी चीज का बहुत लालची है, तो समझ जाएंगे कि ही इज अ पर्सन ऑफ बैड कैरेक्टर बिकॉज ही इज ग्रीडी फॉर मनी। तो हम लोग यहाँ मनी से रिलेट करके, किसी थिंग से रिलेट करके कैरेक्टर समझ रहे हैं। तो दिस इज द मीनिंग और जनरल मीनिंग ऑफ द टर्म कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है सम टोटल ऑफ एग्रीगेट ऑफ द वेरियस सेट ऑफ वर्च्यूज अ पर्सन हैज, कि कोई पर्सन के अंदर क्या क्वालिटीज हैं, क्या ट्रेट्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, वो कैरेक्टर होता है। अब हम लोग प्रोविजंस पर जंप करते हैं कि सेक्शन 52 से लेकर 55 में क्या दिया हुआ है। तो आइए जानते हैं रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर इन सिविल केसेस। तो सबसे पहले हम लोग सिविल केसेस में देख रहे हैं कि अगर कोई सूट या प्रोसीडिंग चल रही है तो कब पर्सन विल बी अलाउड टू गिव एविडेंस एज टू कैरेक्टर। क्या कहा गया है सिविल केसेस के बारे में, क्या जनरल रूल है, उसके क्या एक्सेप्शंस हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जनरल रूल समझते हैं कि सिविल केसेस में कोर्ट एविडेंस टू कैरेक्टर लेती है कि नहीं। तो सेक्शन 52 जो है उसमें लिखा हुआ है जनरल रूल एज टू द रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर इन सिविल केसेस। सेक्शन 52 में कहा गया है कि एविडेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन वेदर गुड और बैड, चाहे गुड कैरेक्टर या बैड कैरेक्टर, अगर इसका एविडेंस देना है तो सच एविडेंस कैन नॉट बी गिवन इन ऑर्डर टू प्रूव वेदर द पर्टिकुलर पर्सन इज एक्टेड इन अ पर्टिकुलर मैनर और नॉट। तो जनरल रूल में ये कहा गया है कि सिविल केसेस की अगर हम लोग बात करें तो एविडेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, चाहे गुड कैरेक्टर का देना हो या बैड कैरेक्टर का देना हो, वो एविडेंस कोर्ट में नहीं दिया जा सकता। तो दिस अगर उसको कंक्लूड करें तो कहा जाएगा कि कैरेक्टर इन सिविल केसेस इज इररेलेवेंट। सिविल केसेस में कैरेक्टर नाम की चीज जो है वो इररेलेवेंट है। गुड कैरेक्टर या बैड कैरेक्टर, किसी भी चीज का एविडेंस हम लोग नहीं दे सकते हैं। वी कैन नॉट प्रूव इट एज गिवन अंडर सेक्शन 52। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, 2 एक्सेप्शंस रिकॉग्नाइज किए गए हैं यही इंडियन एविडेंस एक्ट में। पहला एक्सेप्शन सेक्शन 55 में दिया हुआ है और दूसरा सेक्शन 52 के लास्ट लाइन में दिया हुआ है। ये क्या एक्सेप्शंस है, क्या बात करते हैं, वो हम लोग अब समझते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल। हम लोग ने जनरल रूल देखा कि सिविल केसेस में कैरेक्टर कैसा है पर्सन का, उसका एविडेंस नहीं दिया जा सकता है, वेदर गुड और बैड कैरेक्टर। अब इसके 2 एक्सेप्शन हैं। पहला एक्सेप्शन है सेक्शन 55 में। सेक्शन 55 में कहा गया है when the cause of action has been proved and is decided in the favor of plaintiff
and when the court has to decide the amount of damages which is to be given to the plaintiff, then in such a case the court will consider the character of the plaintiff to ascertain the amount of damages. अब इसका क्या मतलब है? सेक्शन 55 में ये कहा गया है कि जब कॉज ऑफ एक्शन सिविल केस चल रहा था, उसमें कॉज ऑफ एक्शन जो था, जो मैटर था, वो डिसाइड हो गया पूरा डिसीजन लेने के बाद, और ये प्लेंटिफ के फेवर में जो अग्रीव्ड पर्सन था जिसने रिलीफ क्लेम किया था, कॉज ऑफ एक्शन इज डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ के फेवर में कॉज ऑफ एक्शन डिसाइड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि डैमेजेस कितने दिए जाए प्लेंटिफ को। तो कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि प्लेंटिफ के फेवर में डिसीजन दे दिया है, अब कितना डैमेजेस, कितना कंपनसेशन प्लेंटिफ को देना चाहिए। इस समय जब कॉज ऑफ एक्शन डिसाइड हो चुका और कोर्ट को अब कोर्ट हैज टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, इस सिचुएशन में कोर्ट देखेगी कि प्लेंटिफ का कैरेक्टर कैसा है। अगर प्लेंटिफ का अच्छा कैरेक्टर है तो वो डैमेजेस पे अफेक्ट करेगा, और बुरा कैरेक्टर है तब। तो इस सिचुएशन में व्हेन द कोर्ट हैज टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस व्हिच इज टू बी गिवन टू द प्लेंटिफ वंस द कॉज ऑफ एक्शन हैज बीन डिसाइडेड, तो कोर्ट यहाँ पर प्लेंटिफ के कैरेक्टर का एविडेंस लेगी। तो ये हम लोग यहाँ पर देखें कि जब कॉज ऑफ एक्शन डिसीजन हो रहा था, जब कोर्ट देख रही थी कि कॉज ऑफ एक्शन कैसा है, क्या है, जब सूट चल रही थी, तब कैरेक्टर का एविडेंस नहीं ले रहे थे हम लोग, तब कैरेक्टर का एविडेंस ले रहे हैं व्हेन द कॉज ऑफ एक्शन हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। एक बार केस डिसाइड हो चुका है और अब हम लोग को पता करना है कितना डैमेज प्लेंटिफ को देना चाहिए। इस सिचुएशन में कोर्ट विल कंसिडर द कैरेक्टर ऑफ प्लेंटिफ। यहाँ प्लेंटिफ का कैरेक्टर देखेंगे, डिफेंडेंट का नहीं। प्लेंटिफ को डैमेजेस देना है कोर्ट को, अब तो प्लेंटिफ का कैरेक्टर देखा जाएगा टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच इज टू बी गिवन टू हिम। तो कोर्ट को यहाँ पर क्वांटम देखना है, कितना क्वांटिटी ऑफ डैमेजेस विल बी गिवन टू प्लेंटिफ, और इस चीज़ के लिए कोर्ट प्लेंटिफ का जो है कैरेक्टर का, उसका एविडेंस ले सकती है। अगर प्लेंटिफ अच्छे कैरेक्टर का पर्सन था तो उसको ज़्यादा डैमेज दे देगी कोर्ट। अगर पता चलता है कि प्लेंटिफ खुद ही बेकार कैरेक्टर का है तो कोर्ट कम डैमेज देगी। तो ये जो रूल है, एक्सेप्शन है जो जनरल रूल का, जनरल रूल देखा कि सिविल केसेस में कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकते, बट एक्सेप्शन क्या है कि वंस द सिविल केस हैज़ बीन डिसाइडेड और कोर्ट अब इस सिचुएशन में है कि डैमेजेस देना है प्लेंटिफ को और प्लेंटिफ के फेवर में डिसाइड हो चुका है, तो कोर्ट प्लेंटिफ का कैरेक्टर का एविडेंस ले सकती है। अगर प्लेंटिफ अच्छे कैरेक्टर का तो ज़्यादा डैमेज देगी, और अगर बुरे कैरेक्टर का तो उसको कम कंपनसेशन मिलेगा। तो ये हो गया पहला। दूसरा है सेक्शन 52 लास्ट लाइन। सेक्शन 52 के लास्ट लाइन में कहा गया कि व्हेन द कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम द फैक्ट्स अदरवाइज रेलेवेंट, तो डायरेक्टली हम एविडेंस टू कैरेक्टर इन सिविल केस नहीं दे सकते हैं। ये जनरल रूल है कि अगर सिविल केस चल रहा है तो उसमें डायरेक्टली जो है पर्सन आकर ये नहीं कह सकता कि हम सामने वाले के कैरेक्टर का एविडेंस देना चाहते हैं, ये खराब कैरेक्टर का आदमी है, ऐसा नहीं हो सकता। ये जनरल रूल में लिखा हुआ है। बट अगर कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट्स अदरवाइज रेलिवेंट, कोई और रेलिवेंट फैक्ट से अगर उसका कैरेक्टर उभर के आ रहा है तो कोर्ट उसको कंसिडर करेगी। तो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली अगर कोर्ट को दिखता है कि उस पर्सन का अच्छा कैरेक्टर है या अच्छा कैरेक्टर नहीं है तो कोर्ट विल कंसिडर इट। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हस्बैंड और वाइफ के बीच में अडल्ट्री का केस चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये हस्बैंड है और बी जो है वाइफ, ये हस्बैंड, और इन दोनों के बीच में अडल्ट्री का केस चल रहा है। वाइफ यहाँ पर सिविल केस चल रहा है, वाइफ यहाँ डायरेक्टली ए के बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकती बिकॉज ऑफ द जनरल रूल कि सिविल केसेस में पर्सन के जो दूसरी पार्टी है उसका गुड या बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दिया जा सकता है। ये तो ठीक है, बट अगर वाइफ किसी और तरह से किसी और सेक्शन में इंडियन एविडेंस एक्ट के किसी और फैक्ट्स विच इज़ अदरवाइज रेलिवेंट किसी और इनडायरेक्टली प्रूव कर देती है कि हस्बैंड जो है वो बैड कैरेक्टर का आदमी है तो वो सक्सीड कर जाएंगी, तो कोर्ट विल एडमिट दैट एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल वाइफ ये डायरेक्टली नहीं प्रूव कर सकती है कि इसने एडल्ट्री करी है, ये खराब कैरेक्टर का आदमी, बट अगर वाइफ ने दिखा दिया कि ए जो है ही वॉज इन्वॉल्व विद अदर 3 वुमेन एक्स वाई जेड, वाइफ ने ये प्रूव कर दिया किसी भी तरह से कि ए एक्स के साथ इन्वॉल्व था अडल्ट्री में, वाई के साथ उसका अफेयर था, जेड के साथ इन्वॉल्व था, अगर वाइफ ने ये प्रूव कर दिया तो ये जो अदर रेलिवेंट फैक्ट्स है इससे ए का कैरेक्टर उभर के आ रहा है, इनडायरेक्टली प्रूव हो रहा है कि ए जो है वो खराब कैरेक्टर का आदमी है। तो इस केस में कोर्ट विल एडमिट द एविडेंस एज टू कैरेक्टर इन सिविल केस। तो हम लोग ने पूरा देखा कि सिविल केस में एविडेंस एज टू कैरेक्टर कब दे सकते हैं,
पहला हम लोगों ने जनरल रूल देखा कि सिविल केस में एविडेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ द पर्सन वेदर गुड और बैड, अच्छा कैरेक्टर है बुरा कैरेक्टर, उसका एविडेंस बिल्कुल नहीं दिया जा सकता है, जनरल रूल है। इसके हम लोग ने 2 एक्सेप्शन देखे। सेक्शन 55 में जब हम लोग को डैमेजेस देखना है कि कितना देना चाहिए प्लेंटिफ को, तब प्लेंटिफ के कैरेक्टर का एविडेंस लिया जा सकता है। और दूसरा है व्हेन द कैरेक्टर कम्स बिफोर द कोर्ट फ्रॉम फैक्ट्स अदरवाइज रेलिवेंट, इनडायरेक्टली एविडेंस एज टू कैरेक्टर पता चल रहा है, इनडायरेक्टली किसी और रेलिवेंट फैक्ट अगर प्रूव हो गया, उस रेलिवेंट फैक्ट से पर्सन के कैरेक्टर के बारे में पता चल रहा है, तो कोर्ट उसको एडमिट कर लेगी। अब हम लोग क्रिमिनल केसेस के बारे में देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर इन क्रिमिनल केसेस। अभी तक हम लोगों ने सिविल केसेस देखा, उसका जनरल रूल और एक्सेप्शंस देखा। अब हम लोग देखते हैं रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर इन क्रिमिनल केसेस। तो क्रिमिनल केसेस में क्या रूल होगा, कब एविडेंस दे सकते हैं एज टू द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, तो ये दिया हुआ है। सबसे पहले इसके 2 जनरल रूल समझते हैं। गुड कैरेक्टर के बारे में सेक्शन 53 में लिखा हुआ है, सेक्शन 54 में बैड कैरेक्टर के बारे में लिखा है। तो कहा गया है सेक्शन 53 में कि क्रिमिनल केसेस में अक्यूज्ड जो है वो अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकता है। तो अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, फॉर एग्जांपल थेफ्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, तो अक्यूज्ड कह सकता है कि नहीं, मैं बहुत काइंड हार्टेड, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैंने आज तक जीवन में चोरी नहीं करी है। तो अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस अक्यूज्ड खुद जो है वो दे सकता है। अक्यूज्ड खुद कह सकता है कि आई एम द पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर एंड इट इज रेलिवेंट। तो एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 53 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो 53 में अक्यूज्ड कैन गिव एविडेंस एज टू हिज गुड कैरेक्टर। तो अपने गुड कैरेक्टर के बारे में, अपने अच्छे कंडक्ट के बारे में, अपने अच्छी वर्च्यूज के बारे में क्रिमिनल केसेस में अक्यूज्ड खुद बोल सकता है एंड इट इज रेलिवेंट। दूसरा हम लोग देखते हैं सेक्शन 54। सेक्शन 54 में बैड कैरेक्टर के बारे में दिया है। सेक्शन 54 में कहा गया है कि द फैक्ट दैट द अक्यूज्ड इज ऑफ बैड कैरेक्टर, अक्यूज्ड एक खराब कैरेक्टर का इंसान है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इसका एविडेंस नहीं दे सकते हैं, इट इज इररेलेवेंट। तो ये जनरल रूल हम लोगों ने देख लिया। सेक्शन 53 में कहा गया है कि अक्यूज्ड इज फ्री टू गिव एविडेंस एज टू हिज गुड कैरेक्टर। अक्यूज्ड के पास लिबर्टी है, वो कोर्ट में जाके कह सकता है, प्रूव कर सकता है, एविडेंस दे सकता है कि मैं अच्छे कैरेक्टर का इंसान हूँ। ये सेक्शन 53 में लिखा हुआ है एंड इट इज रेलेवेंट। बट जहाँ तक उसके बैड कैरेक्टर की बात आती है, तो प्रोसिक्यूशन ये नहीं कह सकता कि हम एविडेंस देना चाहते हैं कि अक्यूज्ड जो है वो बैड कैरेक्टर का पर्सन है, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज इररेलेवेंट एज पर सेक्शन 54। अब हम लोग इसके एक्सेप्शंस देखते हैं। तो इसके जनरली 3 एक्सेप्शन हैं। क्या एक्सेप्शन है कि व्हेन बैड कैरेक्टर इज रेलेवेंट, कब बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकते हैं। तो हम लोगों ने जनरल रूल देखा कि गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकते हैं, बैड का एविडेंस नहीं दे सकते। बट किन किन सिचुएशन में बैड का एविडेंस दिया जा सकता है, ये एक्सेप्शंस में मेंशन्ड है। सबसे पहला है टू रिबट प्रायर एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर, ये इसी में मेंशन्ड है, टू रिबट प्रायर एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जनरल रूल हमने देखा कि अक्यूज जो है अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकता है, इट इज रेलिवेंट। बट उसके एक्सेप्शन में लिखा हुआ है कि जब अक्यूज ने किसी प्रोसीडिंग में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस दिया, उसने प्रूव किया किसी तरह कि मैं अच्छे कैरेक्टर का इंसान हूँ, जैसे ही अक्यूज अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस देता है, वैसे ही प्रोसिक्यूशन के पास राइट आ जाता है कि प्रोसिक्यूशन कैन गिव एविडेंस टू रिबट हिज प्रायर एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर। मतलब फॉर एग्जाम्पल ए यहाँ पर अक्यूज्ड है और यहाँ पर बी जो है प्रोसिक्यूशन के साइड से। ए ने सेक्शन 53 के अंदर प्रूव करना चाहा, ये अक्यूज्ड था, इसने प्रूव करना चाहा कि मैं गुड कैरेक्टर का पर्सन हूँ। यहाँ पर ये एविडेंस ले लिया जाएगा क्योंकि सेक्शन 53 में कहा गया है कि ये रेलिवेंट है। पर जैसे ही ए ने अपना एविडेंस दिया 53 में कि वो गुड कैरेक्टर का, वैसे ही प्रोसिक्यूशन के पास राइट आ जाता है कि वो उसका बैड कैरेक्टर प्रूव करने के लिए एविडेंस दे। तो बैड कैरेक्टर किस सिचुएशन में प्रूव कर सकते हैं? पहली ये सिचुएशन कि जब एक्यूज ने अपने गुड कैरेक्टर के बारे में बात कही, वैसे ही प्रोसिक्यूशन के पास तुरंत राइट आ जाता है, अधिकार आ जाता है कि वो उसका बैड कैरेक्टर प्रूव करने के लिए एविडेंस दे दे। तो जनरल रूल ये है कि बैड कैरेक्टर नहीं प्रूव कर सकते हैं, बट जब अगर अक्यूज ने अपना गुड कैरेक्टर प्रूव करने के लिए दिया तो हम उसको रिबट कर सकते हैं, उसको डिनाई कर सकते हैं, उसके कॉन्ट्ररी में हम लोग एविडेंस ला सकते हैं प्रोसिक्यूशन वाले, ये प्रूव करने के लिए कि नहीं वो गुड कैरेक्टर का नहीं, वो बैड कैरेक्टर का। ये हो गया पहला एक्सेप्शन। दूसरा है व्हेन बैड कैरेक्टर इज इटसेल्फ अ फैक्ट एंड इशू। जब कोर्ट में जो फैक्ट इशू है, जो मेन फैक्ट हमको प्रूव करना है, वो उसका कैरेक्टर ही है, बैड कैरेक्टर ही है। ये जैसे
सेक्शन 110 है सीआरपीसी का, उसमें हैबिचुअल ऑफेंडर्स के बारे में है, मतलब जिन्होंने बार बार सेम ऑफेंसेस कमिट की है। तो यहाँ हैबिचुअल ऑफेंडर्स वाला अगर सूट चल रहा है, 110 की प्रोसीडिंग चल रही है सीआरपीसी में, तो ये बैड कैरेक्टर इज इटसेल्फ अ फैक्ट एंड इशू। ये मेन प्रिंसिपल फैक्ट है जो हमको प्रूव करना है, वो बैड कैरेक्टर से ही रिलेटेड है और कुछ हमको प्रूव ही नहीं करना है। तो व्हेन बैड कैरेक्टर ऑफ द पर्सन इज इटसेल्फ अ फैक्ट एंड इशू, देन बैड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है। और लास्ट सिचुएशन है सेक्शन 54 का एक्सप्लेनेशन 2। ये इसको एक्सेप्शन में काउंट नहीं करेंगे, बट फिर भी हम लोग समझ लेते हैं। सेक्शन 54 का एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ द पर्सन इज एन एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। तो बैड कैरेक्टर के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, अगर बैड कैरेक्टर किसी को प्रूव करना, तो ये एक एग्जाम्पल है। अगर हम लोग को बैड कैरेक्टर प्रूव करना है अक्यूज का, तो हम दिखा सकते हैं कि सेम ऑफेंस में उसका प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है। एक बार उसने थेफ्ट के लिए कोर्ट के सामने खड़ा हुआ है, बट एक बार वो प्रीवियस कन्विक्शन उसका थेफ्ट का पहले से हो चुका है, तो ये प्रूव करेगा उसका बैड कैरेक्टर। ये एग्जाम्पल दिया है कि बैड कैरेक्टर हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। फिर से समझते हैं जनरल रूल। हमने देखा कि क्रिमिनल केसेस में सेक्शन 53 में कहा गया है, 53 में ये कहा गया है कि गुड कैरेक्टर अक्यूज्ड अपना प्रूव कर सकता है कोर्ट में, इट विल बी रेलिवेंट, उसको लिया जाएगा। बट जहां तक बैड कैरेक्टर की बारी आती है, तो प्रोसिक्यूशन बैड कैरेक्टर अक्यूज को प्रूव नहीं कर सकता, इट इज इररेलेवेंट। तो बैड कैरेक्टर प्रूव करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा क्रिमिनल केसेस में। इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन मतलब कब बैड कैरेक्टर हम प्रूव कर सकते हैं, किन किन केसेस में प्रोसिक्यूशन बैड कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए एविडेंस दे सकता है। पहला है टू रिबर्ट प्रायर एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर। अगर अक्यूज ने अपना गुड कैरेक्टर प्रूव करने के लिए एविडेंस दिया, तो तुरंत प्रोसिक्यूशन के पास राइट आ जाएगा उसका बैड कैरेक्टर प्रूव करने का। तो यहाँ पर उसको रिबर्ट करने के लिए हम बैड कैरेक्टर प्रूव कर सकते हैं। दूसरा, व्हेन बैड कैरेक्टर इटसेल्फ अ फैक्ट एंड इशू। फैक्ट एंड इशू प्रिंसिपल और मेन फैक्ट ही बैड कैरेक्टर से रिलेटेड है, तब तो हम दे ही सकते हैं। और लास्ट है बैड कैरेक्टर किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो 54 के एग्जाम्पल 2 में एक्सप्लेनेशन 2 में कहा गया कि प्रीवियस कन्विक्शन अगर हम दिखा देते हैं, तो वो भी बैड कैरेक्टर में आ जाएगा, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि सेक्शन 55 के एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है। सो लास्टली लेट अस अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 55। सेक्शन 55 के साथ एक एक्सप्लेनेशन जुड़ा है, उसमें क्या कहा गया है वो समझते हैं। उसको समझने से पहले हम लोग दो टर्म समझते हैं, रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन, जो उसमें यूज हुए। रेपुटेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट पीपल थिंक अबाउट अ पर्सन। पब्लिक ओपिनियन क्या है एक पर्सन के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम लोग लेते हैं ए एक व्यक्ति है, इसके बारे में पब्लिक जनरली क्या सोचती है, व्हाट इज द पब्लिक ओपिनियन अबाउट दिस पर्सन, वो उसके रेपुटेशन में आ जाएगा। डिस्पोजिशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो डिस्पोजिशन का मतलब होता है what person knows through his personal experience about this person। अगर हम लोगों ने विटनेस बी को बुलाया कि आप आकर इनका कैरेक्टर प्रूव करिए, तो विटनेस बी डिस्पोजिशन का मतलब होगा अगर विटनेस ने ए के साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं, तो वो उसके इंस्टेंसेस बताएगा, वो अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन बी के ए के बारे में बताएगा कि मैं इसके साथ रहा तो इसने ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मेरी भी पेन चुरा ली थी, या इसने मेरा मोबाइल चुराने की कोशिश की। तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जब बता रहा है, या फिर अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन से उसने कुछ देखा है ए के बारे में, अपने ऑब्जर्वेशन ए के बारे में बताएगा, तो वो डिस्पोजिशन हो गया। तो ये दो डिफरेंसेस हम लोग समझते हैं। रेपुटेशन मतलब जनता आपके बारे में, ए के बारे में क्या सोचती है, व्हाट पीपल थिंक अबाउट ए। और डिस्पोजिशन मतलब बी ने ए के बारे में क्या बताया, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के जो उसके साथ हुए वो बताया, उसने ऑब्जर्व किया है उसके बारे में वो बता रहा है। अब सेक्शन 55 में कहा गया है कि जो कैरेक्टर शब्द यूज होता चला आया है अभी तक बाकी सेक्शंस में 52 से 55, ये कैरेक्टर इंक्लूड्स बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। तो ये जो कैरेक्टर टर्म है, ये सिर्फ रेपुटेशन नहीं, ये दोनों चीज रेपुटेशन और डिस्पोजिशन दोनों इंक्लूड करेगा। और इट will include only evidence as to general disposition and reputation of the person। हम particular facts ना बताकर, हम लोग particular facts नहीं बताएंगे, हम लोग generally बताएंगे कि जनता क्या सोचती है, या B generally बताएगा कि A के बारे में वो क्या ओपिनियन रखता है। तो अगर किसी विटनेस को हम बुला रहे हैं A का कैरेक्टर प्रूव करने के लिए, तो वो जनरली उसकी रेपुटेशन कैसी है या उसका डिपोजिशन कैसा है वो उसके बारे में बताएगा, उसके बारे में ओपिनियन देगा। बी अपना बस ओपिनियन देगा, बी ग्राउंड्स नहीं बताएगा जिस पे वो ओपिनियन बेस कर रहा है। तो एविडेंस एज टू ओपिनियन इज रेलिवेंट। सिर्फ ओपिनियन अपना देगा, उसके पीछे क्या तथ्य जुड़े हैं, क्या रीजंस जुड़े हैं, क्या ग्राउंड्स जुड़े हैं, वो बताने की जरूरत नहीं। तो दो चीज यहाँ
कि कैरेक्टर में रेपुटेशन और डिस्पोजिशन दोनों इंक्लूडेड है, और रेपुटेशन और डिस्पोजिशन जनरली बताएंगे हम लोग, पर्टिकुलर फैक्ट्स पर्टिकुलर एक्ट्स नहीं बताएंगे। और दूसरा है कि सिर्फ ओपिनियन दे सकते हैं और ग्राउंड्स जो उनके बेसिस पे वो ओपिनियन दे रहे हैं वो नहीं बताया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 55। Section 53A. Evidence of character of previous sexual intercourse is not relevant in certain cases. Section 53A को अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है 2013 में 3 फरवरी को, और इसमें फर्दर अमेंडमेंट हुआ है 2018 में। सेक्शन 53A कहता है कि अगर कोई केस चल रहा है रिलेटेड टू सेक्शन 354 to 354D या 376 to 376E of IPC और an attempt to commit such offense, और उसमें क्वेश्चन अराइज होता है अबाउट द कंसेंट ऑफ द विक्टिम, कि विक्टिम ने कंसेंट दी थी कि नहीं दी थी, देन इन सच अ केस एविडेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम और ऑफ विक्टिम्स प्रीवियस सेक्शुअल एक्सपीरियंस विल नॉट बी रेलिवेंट। तो इन सब केसेस में जब क्वेश्चन अराइज होता है अबाउट द कंसेंट कि विक्टिम ने कंसेंट दी है कि नहीं, तो उस सिचुएशन में एविडेंस हम नहीं दे सकते हैं अबाउट विक्टिम्स कैरेक्टर एंड अबाउट हर प्रीवियस सेक्शुअल इंटरकोर्स। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग ने पूरा टॉपिक खत्म करा, एविडेंस एज टू कैरेक्टर ऑफ द पर्सन और व्हेन कैरेक्टर इज रेलिवेंट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 52 से लेके 53 क्रिमिनल और सिविल केसेस का जनरल रूल विद एक्सेप्शंस देखा हम लोगों ने। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास विद अनदर टॉपिक रिलेटेड टू लॉ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।